हेलो जिन साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। और आज की क्लास है कंप्यूटर की 7वीं क्लास है। 6 क्लास अपलोड हो चुकी है, प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं। इस सब्जेक्ट का ये 7वां क्लास है, बस 1 से और 2 क्लास आएँगी और पूरे कंप्यूटर कंप्लीट हो जाएँगे। ठीक है दोस्तों, तो इस समय बज रहे हैं साढ़े 12 बज रहे हैं दोस्तों, तो मैं रात को आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 लोगों की थी, जिसमें से 1 लोग कहीं गए हैं और मैम की तबीयत अभी थोड़ी-सी डाउन है, अभी ज़्यादा सही नहीं हुई है। तो इसलिए अकेले मुझे ही करना पड़ रहा है, तो थोड़ा-सा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा कुछ आ रही है। तो मैं अपना पूरा भरपूर देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा-सा अ, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे ज़्यादा पड़ रही है, तो मैं अपने हिसाब से उसको मैनेज कर लूँगा, ऐसी कोई बात नहीं कि मैं नहीं कर पाऊँगा। बट इतना तो ये जो वादा किया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अकेले हैं, तो वादा नहीं पूरे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस अभी 10 दिन है ना, 10 दिन है, तो मैं 3 से 4 दिन में आज आज तो मैं इसकी कंप्लीट करवा दूँगा। आज ही 2-3 क्लास रिकॉर्ड करके मैं खत्म कर दूँगा कंप्यूटर की। कल जियोग्राफी का खत्म करूँ, कहने का मतलब अब जो भी सब्जेक्ट हम पकड़ेंगे उसको हम डायरेक्ट पूरा 3-4 लेक्चर में हम खत्म कर देंगे। तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि नहीं अकेले हैं भैया, कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। ठीक है भैया? ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि हम आपको क्लास प्रोवाइड नहीं करवा पाएँगे। बट ऐसा कुछ नहीं, जब से हम आपसे वादा किए तो सिंपल सी बात है, आपको ये बुक्स कंप्लीट मिलेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? बाकी जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं दोस्तों, उससे लड़ के हमें आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है? ऐसी बहुत सारी कठिनाइयाँ आएँगी। बाकी मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से निभाऊँगा, इसमें नो डाउट। मैं पूरा क्लास रिकॉर्ड करूँगा। अभी मैं 3 क्लास रिकॉर्ड करूँगा, उसके बाद कल मैं आज तो कंप्यूटर खत्म हो जाएगा, कल मैं दूसरी जो भी सब्जेक्ट मैं उठाऊँगा, जियोग्राफी, पॉलिटी में से कोई उठाऊँगा, उसको खत्म कर दूँगा, ठीक है? डोंट वरी, आप क्लास को देखिए और रिवाइज़ करिए और वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए और एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए ताकत होती है, ठीक है दोस्तों? और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ भी सब्सक्राइब करा देना दोस्तों, क्योंकि आने वाले आगामी समय में इसमें सभी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंटेंट दिए जाएँगे। कोई भी पेड कोर्स इस पे नहीं लिया जाएगा। ये चैनल इसलिए बना है, केवल केवल इस पे फ्री का कंटेंट मिलेगा। इस पे कोई भी आपको पेड नहीं देना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, ठीक है? तो बिना समय गँवाए चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 160 क्वेश्चन पिछले वाले में हो गया था, 161 हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक फ़ाइल को लोड करना और सेव एक ऐसा कार्य है, जिसके द्वारा परफ़ॉर्मेंस किया जाता है। हम टू द पॉइंट बात करेंगे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है पिछले क्लासेस में हम बताते चले आ रहे हैं। समय के अभाव से हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, टू द पॉइंट पे बात कर रहे हैं, ठीक है? तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, द ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। इसकी व्याख्या कह रहा है कि द ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस फाइलों को लोड लोड और सेव करने का कार्य करता है, ठीक है? ओएस कंप्यूटर संसाधनों को एलोकेट और डीएलोकेट करता है और कई संस्थाएँ सँभालता है। आइए आगे देखते हैं। प्रोसेसर मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट-आउटपुट मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, ये इसकी व्याख्या है, ठीक है? आइए आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 162 नंबर क्वेश्चन पे। 162 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से त्रुटियों को हटाना क्या कहलाता है दोस्तों? आइए देखते हैं आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डिबिंग डिबगिंग होता है, इसका आंसर हो जाएगा डिबगिंग, ठीक है? इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कह रहा है कि डिबगिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में मौजूद त्रुटियों या एरर भी कह सकते हैं इंग्लिश में, को ढूँढ कर हटाने का प्रक्रिया या काम करता है। कंपाइलिंग उच्च स्तरीय भाषा को मशीन लैंग्वेज में बदलना, ठीक है? ट्रांसलेटिंग एक भाषा के प्रोग्रामों या प्रोग्राम को दूसरी भाषा में बदलना। इंटरप्रेटिंग प्रोग्राम को एक-एक लाइन पढ़कर त्रुटि को दिखाना या त्रुटि दिखाना। आइए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 163 क्या कह रहा है कि प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर का उद्देश्य क्या होता है? जो प्रोग्राम काउंटर होता है उसका रजिस्टर उद्देश्य क्या होता है? आइए देखते हैं आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले निर्देश का पता रखना। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। इसकी व्याख्या क्या कह रहा है कि प्रोग्राम काउंटर यानी पीसी और सीपीयू का एक रजिस्टर है, एग्जीक्यूशन को ट्रैक करता है। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 64 पे चलते हैं। 64 क्या कह रहा है दोस्तों? आइए देखते हैं। इसमें कह रहा है कि को मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है। किसको? आइए देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम को जाना जाता है। इसकी व्याख्या पे नज़र डालें तो आइए देखते हैं व्याख्या क्या कह रहा है। व्याख्या कह रहा है दोस्तों कि ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है, ठीक है? ओएस उपयोगकर्ता और मशीन के बीच संवाद स्थापित करता है। यह कंप्यूटर के सभी भागों को निर्देश देता है कि प्रोसेसिंग कैसे किया जाए या कैसे करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 165। इसमें कह रहा है कि सिम्बियन क्या है? व्हाट इज़ सिम्बियन? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है सिम्बियन। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं मेरे भाई।
मेरे भाई इसकी व्याख्या क्या कह रहा है कि सिम्बियन एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसे खास तौर पर स्मार्टफ़ोन के लिए बनाया गया था। इसका उपयोग सैमसंग, मोटोरोला, सोनी और एरिक्सन और नोकिया जैसे बड़े बड़े मोबाइल ब्रांडों में प्रयोग किया जाता था। एंड्रॉयड के आने के बाद सिम्बियन का प्रयोग धीरे-धीरे समाप्त हो गया। ठीक है? आइए आगे चलते हैं 166 नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है? किसी एप्लीकेशन विंडो में एक बटन होता है, जिसे आप बाईं या दाईं ओर खींचकर ड्रैग कर सेटिंग मान को क्रमशः घटा या बढ़ा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्लाइडर होगा। इसका आंसर स्लाइडर होगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या कह रहा है कि स्लाइडर एक ऐसा बटन है जिसे जिसे बाईं और दाईं ड्रैग ड्रैग करके किसी सेटिंग के मान को घटाया बढ़ाया जा सकता है। यह समान एप्लीकेशन विंडो के नीचे ज़ूम और कंट्रोल के रूप में होता है। स्लाइडर से पेज का आकार 10% से लेकर 500% तक बढ़ाया या घटाया जा सकता है। आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि कंप्यूटर की बूटिंग के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? आइए देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। आइए इसकी व्याख्या पे नज़र डालते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है कि कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम आवश्यक होता है। कंप्यूटर ऑन होने पर बीआईओएस या ओएस सेकेंडरी सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी यानी रैम में लोड करता है। यही प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। ठीक है दोस्तों, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? बूटिंग कहलाती है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और ऑरेकल है, जो कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आइए इसकी व्याख्या पे नज़र डालें तो क्या कह रहा है दोस्तों? व्याख्या में कह रहा है कि डीओएस, विंडोज़, लिनक्स सभी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। ओरेकल और रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है? ओरेकल इसको बोलते हैं, ओरेकल बोलते हैं दोस्तों। ठीक है? आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, सॉरी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या करें? निम्नलिखित में से कौन-सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ठीक है? आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जावा, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, जावा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यह एक ऑब्जेक्ट और ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका उपयोग वेब प्रोग्रामिंग, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट और गेम डेवलपमेंट में किया जाता है। यूनिक्स और लिनक्स विंडो 11 सभी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। आइए इसके आगे चलते हैं। 170 क्वेश्चन की क्या कह एक 170 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का क्या है? सॉफ्टवेयर है। आइए इसकी आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिस्टम। इसकी व्याख्या पे नज़र डालें दोस्तों तो क्या कह रहा है? आइए देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यह प्रोग्रामों का ऐसा समूह है जिसमें कंप्यूटर के कार्य को नियंत्रण करने के लिए अनेक निर्देश होते हैं। उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए सभी कार्य ओएस के निर्देश की मदद से पूरा करते हैं। 171 पे चलते हैं। इनमें से किस ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित या विकास किया गया है? आइए देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विंडोज़। ठीक है? इसके आंसर की बात करें तो क्या होगा? इसका आंसर क्या कह रहा है दोस्तों? व्याख्या क्या कह रहा है? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 1985 में विकसित किया गया था। सोलेरिस सोलेरिस सन और माइक्रो सिस्टम द्वारा 1992 में 92 में ओरेकल और सोलेरिस इसका हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। यूनिक्स बेल लैब में 1971 में विकसित किया गया था। लिनक्स और 1991 में जारी एक क्या है? ओपन सोर्स ओएस है। ठीक है? आइए आगे चलते हैं इसके आगे। आगे क्वेश्चन पे नज़र डालें 172 वाले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन-सा एक जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? आइए क्या कह रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विंडोज़। ठीक है? आइए इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों क्या होगा? इसकी व्याख्या कह रहा है कि जीयूआई यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वह इंटरफेस है जिसमें ग्राफिकल आइकन और विजुअल इंडिकेट्स के माध्यम से क्या करता है? के माध्यम से कंप्यूटर से इंटरैक्ट करता है या इंटरैक्ट किया जाता है। आइए सेकंड पॉइंट पे। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जीयूआई आधारित है। डीओएस और यूनिक्स मुख्यतः टेक्स्ट कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो जीयूआई पर आधारित नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आइए इसके आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है आगे कह रहा है कि उबंटू उबंटू क्या है? व्हाट इज़ उबंटू? उबंटू तो मैं पहली बार देख रहा हूँ दोस्तों, उबंटू क्या है? इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। उबंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो
बिल्कुल विंडोज़ की तरह होता है। इसे पहली बार 2004 में जारी किया गया था। ये ये डेबियन लिनक्स पर आधारित होता है। या उबुंटू में कई सॉफ्टवेयर पैकेज जीएनयू यानी जनरल पब्लिक लाइसेंस लाइसेंस की तरह क्या है उपलब्ध होते हैं। यह उपयोगकर्ता को सॉफ्टवेयर को कॉपी बदलने और विकसित और संशोधित या संशोधन करने की अनुमति देता है। आइए आगे चलते हैं दोस्तों 174 नंबर पे। 174 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन-सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों। हमें ज़्यादा तरीके से ये देखना होता है कि उसमें हाँ पूछा है या ना पूछा है। कई बार बच्चे या दोस्तों मेरे भाई-बहन सब लोग ऐसे गलती कर जाते हैं कि उनको क्वेश्चन तो आता है वो फटाक से चले जाते हैं आंसर लगा देते हैं। मगर वो इधर नहीं देखते कि वो सही पूछा है या गलत पूछा है। ऐसे में आते हुए क्वेश्चन को भी वो क्या करते हैं, वो खो देते हैं, जो सबसे बड़ा घातक चीज़ होता है हमारे फेलियर में, ठीक है? तो हमें ऐसा नहीं करना है। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया तो उसका आंसर आपका 50% तो वैसे निकल जाता है कि हमें आंसर करना क्या है, ठीक है? तो हमें ये गलती बिल्कुल नहीं करना है, जो नहीं आ रहा वो गलत हो बात अलग है, आता हुआ क्वेश्चन गलत होगा तो आप सिलेक्शन से कोसों दूर हो जाएँगे, ठीक है? ऐसा नहीं करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसमें हाँ या ना दिया उसको पहले मार्क कर लीजिए, ठीक है? ओके, आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा राउटर हो जाएगा। आगे आइए देखते हैं इसके व्याख्या पे नज़र डालें तो राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो डेटा पैकेटों को विभिन्न नेटवर्क के बीच क्या करता है फॉरवर्ड करता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ठीक है। विंडोज एंड्रॉयड आईओएस सभी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करते हैं। आइए आगे देखते हैं दोस्तों 175 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और एम ए सी ओ एस एक्स और लाइनेक्स ये सभी क्या है दोस्तों? ये सभी उदाहरण है, किसके उदाहरण हैं? आपसे पूछ रहा है, ये सभी किसके उदाहरण हैं? आइए देखते हैं आंसर क्या देगा। आंसर दे रहा है कि हम बी पे जाएँगे दोस्तों, बी ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, ठीक है? आइए इसकी व्याख्या पे नज़र डालते हैं दोस्तों क्या कह रहा है? व्याख्या कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और एमएओएस एमएसीओएस एक्स और लाइनेक्स लाइनेक्स ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, ठीक है? ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करते हैं और उपयोगकर्ता को सिस्टम चलाने की सुविधा देते हैं, ठीक है? जैसे लैपटॉप और ब्रांड मदरबोर्ड टाइप्स और सीपीयू से संबंधित बिल्कुल नहीं है, ठीक है? इनसे संबंधित नहीं है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे कह रहा है कि यूनिक्स और ईएमएस डॉस लिनक्स इनमें से क्या है किसके उदाहरण हैं? ठीक है? ये जो पूछ रहा है लिनक्स और किसके उदाहरण हैं, ठीक है? लिनक्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टमों का ये उदाहरण है। आइए इसके सीधे व्याख्या पे चलते हैं। व्याख्या क्या कह रहा है दोस्तों? व्याख्या पढ़नी बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी ये यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है, ठीक है? यूनिक्स, ईएमएस और डोस यानी डीओएस लिनक्स ये सभी क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में चलने वाले सभी प्रोग्रामों और डिवाइस को संचालित और नियंत्रित करते हैं। 177 पे चलते हैं दोस्तों 177 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प अलग है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी प्लस प्लस अपॉन सी प्लस प्लस ठीक है? आइए इसकी व्याख्या पे नज़र डालें एक बार, क्या कह रहा है दोस्तों? इसकी व्याख्या कह रहा है कि लिनक्स, विंडोज़ 98 और विंडोज़ 7 ये सभी क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे पॉइंट कह रहा है कि सी डबल प्लस एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसके आगे चलते हैं 178 पे क्या कह रहा है 178 कह रहा है कि पाइथन पाइथन के अनुक्रम डेटा प्रकारों के संदर्भ में अल्पविराम द्वारा अल्पविराम द्वारा अलग किए गए क्या है आइटम का एक क्रम है और आइटम क्या है आइटम में संलग्न है वो क्या संलग्न है आइए देखते हैं ये हो जाएगा दोस्तों टपल टपल इसका आंसर हो जाएगा आइए इसके व्याख्या पे नजर डालें तो टपल पाइथन में एक क्या है सीक्वेंस है जिसमें आइटम और कामा सेपरेटेड सेपरेटेड अल्पविराम से अलग होते हैं यह हमेशा सेपरेटेड से यह हमेशा यह हमेशा पैरेंथेसिस या कोष्ठकों के अंदर लिखा जाता है ठीक है टपल लिस्ट जैसा होता है लेकिन यह क्या है इमिटेबल यानी अपरिवर्तनीय है एक बार बनाने के बाद आइए देखते हैं आगे एक बार बनाने के बाद बदलना नहीं है या बदला नहीं जा सकता है ठीक है टपल में मिक्स डाटा टाइप मिश्रित डेटा प्रकार रखे जा सकते हैं आइए 179 पे चलते हैं 179 पे चलते हैं क्या कह रहा है 179 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पाइथन में अंकगणितीय ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों इसमें नहीं बताना है आइए इसके आंसर पे नजर डालें क्या करें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नॉट इन इसकी व्याख्या अगर देखें तो क्या कह रहा है
पाइथन और अरिथमेटिक ऑपरेटिंग ऑपरेटर है दोस्तों। ऑपरेटर और अंगड़ितीय ऑपरेटर वे होते हैं जो जोड़, घटाव और गुणा भाग जैसे गणितीय कार्य करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूल और एक्सपोनेंटेशन फ्लो डिवीजन है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि नॉट इन एक मेंबरशिप ऑपरेटर है, ना कि अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, 180 पे चलते हैं। 180 कह रहा है दोस्तों, 180 कह रहा है कि आधुनिक कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए निर्देशों को एक समूह का पालन करते हैं। इन निर्देशों को समानता क्या कहा जाता है? आइए देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोग्राम्स कहा जाता है। इसकी व्याख्या पे अगर नजर डालते हैं तो क्या कह रहा है, आधुनिक कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए इंस्ट्रक्शन निर्देशों के समूह का पालन करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला, ऐसे निर्देशों के समूह को प्रोग्रामिंग या प्रोग्राम्स कहा जाता है। आइए इसकी व्याख्या, वो सॉरी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कितना है, 180 क्वेश्चन पे चलते हैं। 181 पे, 181 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, DTH हो जाएगा। डायरेक्ट टू होम, डायरेक्ट टू होम एक डिजिटल और सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सर्वर है जो टीवी पर चैनल प्रसारण के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं इसके। यह कंप्यूटर लैंग्वेज यानी कंप्यूटर भाषा नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर भाषा नहीं। पास्कल और फोर्टेन, पास्कल और फोर्टेन, पास्कल और फोर्ट्रेन और एसक्यूएल, ये सभी क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम की भाषा है या प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। आइए इसके आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सॉरी, कह रहा है कि किसी प्रदत्त समस्या के लिए समाधान तक पहुंचने का चरण विवरण, चरण विवरण इससे निम्नलिखित में से कौन सा शब्दावली परिभाषित होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एल्गोरिदम होगा। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या पे देखते हैं। इसकी व्याख्या क्या कह रहा है दोस्तों, आइए देखते हैं। एल्गोरिदम वह तरीका है जिसमें किसी समस्या के समाधान हेतु चरणबद्ध विवरण लिखा जाता है, चरणबद्ध विवरण लिखा जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें प्रोग्राम में लॉजिक या विधि को सरल वाक्य में क्रम के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसे लिखे हुए चरणों को उसी क्रम में एग्जीक्यूट करने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए समस्या का समाधान प्राप्त होता है। आइए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा, उन्हें क्या कहेंगे दोस्तों? उन्हें कहेंगे क्या? आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। एम्यूलेटर होता है, एम्यूलेटर होता है। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या पे नजर डालें तो एम्यूलेटर वे प्रोग्राम होते हैं जो एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करते हैं। ठीक है, एम्यूलेशन एक कंप्यूटर गेम्स को क्रियान्वित करने वाला प्रोग्राम होता है। एम्यूलेशन कंप्यूटर की क्षमता प्रदर्शन मापने हेतु उपयोग होते हैं। पीसीबी कंप्यूटर में प्रवाह पथ बनाने का कार्य करते हैं। आइए इसके आगे चलते हैं। 184 कह रहा है बाहरी डीबीएमएस के लिए एक उदाहरण है। क्या है दोस्तों? आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओरेकल। ओरेकल इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। ओरेकल एक बाहरी डीबीएमएस का उदाहरण है जिसमें डेटाबेस से संबंधित कार्य किए जाते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम केवल कंप्यूटर को चलाने का कार्य करता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि डीबीएमएस बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। 185 पे चलते हैं। 185 कह रहा है कि आईटी में का अर्थ है, क्या है दोस्तों? एक डेटाबेस में उपलब्ध डाटा सही और संगतपूर्ण है। क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या क्या कह रहा है दोस्तों? डाटा इंटीग्रिटी का अर्थ होता है डेटाबेस या डाटाबेस में उपलब्ध डेटा सही और संगतपूर्ण होता है। डीबीएमएस में डेटा का दोहराव नहीं होना चाहिए। ठीक है, डाटा का दोहराव क्या है दोस्तों? नहीं होना चाहिए। ठीक है, डेटा सुसंगत रहना चाहिए ताकि डेटा का हानि ना हो और उसकी इंटीग्रिटी बनी रहे। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे चलते हैं तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर नहीं है दोस्तों? ये बिल्कुल ख्याल रखना है, कौन सा नहीं है, कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा? आइए देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोबोल। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करना और लाइक कर देना। ठीक है, आपके लिए इतना डेडिकेशन के साथ इतनी रात को हम मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी हक बनता है कि प्लीज़
हमारा सपोर्ट करें। हमें सपोर्ट करेंगे तभी तो हम एक-दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ेंगे। बिना सपोर्ट के इस दुनिया में कोई नहीं है दोस्तों, किसी न किसी के पीछे किसी न किसी का हाथ ज़रूर रहता है। वो कोई भी इंसान रह सकता है, ठीक है? तो हमें आप लोगों की ज़रूरत है। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो हम इस चैनल को बहुत ऊँचे ले जाएँगे। सिर्फ़ आपके माध्यम से और आपसे 1 पैसा भी इस पे पेड कोर्स नहीं चलाया जाएगा सिवाय फ्री कंटेंट के। ठीक है दोस्तों? तो आइए इसके आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या करें कि डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जो एक उपयोगकर्ता डेटाबेस प्रबंधन हेतु संपर्क करता है। ओरेकल साइबस ओरेकल साइबेस सर्वर ये सभी क्या है? डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, ठीक है? कोबोल कोबोल एक प्रोग्रामिंग भाषा है, डीबीएमएस नहीं है, ठीक है? आइए इसके आगे चलते हैं। आगे माइक्रोसॉफ्ट आ गया दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। इसे भी देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन क्या-क्या क्वेश्चन है। विंडोज़ 10 में निर्मित ब्राउज़र कहा जाता है। आइए देखते हैं क्या कहा जाता है मेरे भाई? इसमें कहा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट एज कहा जाता है, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट एज कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है? विंडोज़ 10 में निर्मित एक ब्राउज़र है, ठीक है? यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म वेब ब्राउज़र है, ठीक है? इसके आगे चलें। इसके आगे चलते हैं तो हमें नज़र आता है क्या दोस्तों? 188 विंडोज़ 188 क्वेश्चन क्या करेगा? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया है। किससे किया गया है दोस्तों? आइए देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट से क्या किया गया है? विकसित किया गया है। इसकी व्याख्या पे अगर नज़र डालें तो क्या कह रहा है दोस्तों? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। यह दुनिया के लगभग 90% कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। ठीक है? यह एक ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस आधारित प्रणाली है जो मल्टीटास्किंग और बेहतर मेमोरी प्रबंधन की सुविधा प्रदान करते हैं। विंडोज़ का पहला संस्करण विंडोज़ 1.0 वर्ष 1985 में क्या हुआ? जारी हुआ था जिसे उस समय इंटरफ़ेस मैनेजर के नाम से भी जाना जाता था। आइए 89 क्वेश्चन पे चलते हैं 189 पे, ठीक है? विंडोज़ 7 में क्या संस्करण है? आइए देखते हैं, इसमें 6 संस्करण होते हैं, ठीक है? इसकी व्याख्या देखें तो क्या कह रहा है विंडोज़ 7 में कुल 6 एडिशन होते हैं और ये 6 संस्करण वाले होते हैं। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे जैसे 6 कौन-कौन होते हैं दोस्तों? स्टार्टर होता है, ठीक है? कौन-कौन से होता है? स्टार्टर होता है और होम बेसिक होता है, होम प्रीमियम होता है और क्या है प्रोफ़ेशनल प्रोफ़ेशनल होता है, एंटरप्राइज़ होता है और अल्टीमेट होता है। ये 6 होते हैं, ठीक है? 190 पे चलते हैं, 190 क्या कह रहा है दोस्तों? डबल सेंचुरी के पास पहुँचने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा विंडोज़ कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अज़ूर। अज़ूर वेदों में मत जाना दोस्तों, ये अज़ूर अलग से दूसरा होता है, ठीक है? गोटोमीटिंग और सीआईएससीओ वेब ईएक्स और स्काइप पे ये सभी क्या हैं? ये सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल हैं। अज़ूर और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल नहीं है। ये अज़र जो है क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल नहीं है, ठीक है? अज़र एक पब्लिक क्लाउडिंग और कंप्यूटर प्लेटफ़ॉर्म है, जिसे विंडोज़ और अज़र के नाम से जाना जाता है। 151 पे चलते हैं, 151 क्या कह रहा है दोस्तों? आइए देखते हैं, इस पे नज़र डालें तो कह रहा है कि 4 विकल्प दिए हैं। जी हाँ, बिल्कुल दिए हैं। इनमें से जिनमें से 3 किसी तरह से एक जैसे हैं और एक अलग, यानी एक को अलग चुनना है, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईएमएस विंडोज़, ठीक है? आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं व्याख्या पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहा हूँ, ठीक है? ईएमएस एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है? ईएमएस पावर पॉइंट एक क्या है? प्रेज़ेंटेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है? आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि एमएस पेंट एक क्या है? ग्राफ़िक्स सॉफ्टवेयर है। एमएस विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो अन्य सॉफ्टवेयर को प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है। 192 पे चलते हैं, 192 कह रहा है कि विंडोज़ ओएस में फ़ाइल नेमिंग प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से किस कैरेक्टर को फ़ाइल में नेम में इस्तेमाल नहीं किया जाता है? फिर से नहीं आया, इसको ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है? आइए इसके आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एरिस्टिक्स हो जाएगा, ठीक है? एरिटिक्स आप इसका निशान देख सकते हैं प्लस का प्लस और इस वाले क्वेश्चन को क्या कहा जाता है? अंडर अंडरस्कोर कहा जाता है, ठीक है? एरिस्टिक इसका नाम अच्छे-अच्छे लोगों को पता नहीं होता दोस्तों, ठीक है? एरिस्टिक और माइनस को तो सभी लगभग 3 को जानते हैं, 1 को बहुत कम लोग चांस है कि जानते होंगे। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या कह रहा है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ अवैध कैरेक्टर्स होते हैं, जिनका उपयोग फ़ाइल नेम में नहीं किया जा सकता है, ठीक है? ये ऐसे अवैध चिन्ह हैं, इनमें से एरिटिक्स और कनेक्शन मार्क को वाइल्ड कार्ड और कैरेक्टर्स के रूप में क्या करता है रिज़र्व किया जाता है, ठीक है? इसलिए एरिस्टिक को फ़ाइल नाम में उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है?
193 पे चलते हैं दोस्तों। 193 क्या कह रहा है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ संस्करण के साथ शामिल एक पूर्ण विस्तार क्षेत्र कूट लेखन फुल वॉल्यूम एन्क्रिप्शन सुविधा है। किसकी? आइए देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसका सुविधा है? बिटलॉकर का। बिटलॉकर का, ठीक है? इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कह रहे हैं बिटलॉकर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है? आगे इधर चलें। सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट संस्करणों संस्करणों में शामिल एक पूर्ण विस्तार कूटलेखन सुविधा है, ठीक है? कूटलेखन सुविधा है। यह सुविधा विंडोज़ विस्टा से शुरू होकर बाद में सभी विंडोज़ संस्करणों में उपलब्ध है, ठीक है? बिटलॉकर और संपूर्ण वॉल्यूम को एन्क्रिप्ट करके डेटा सुरक्षित प्रदान करता है, ठीक? इसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 194 क्या कह रहा है कि विंडोज़ 7 में कौन-सा शॉर्टकट की चयनित वस्तु आइटम के लिए शॉर्टकट मेनू प्रदर्शित करती है या प्रदर्शन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शिफ्ट प्लस F10, ठीक है? शिफ्ट प्लस S10 हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। इसकी व्याख्या करें कि विंडोज़ 7 में चयनित वस्तु का शॉर्टकट मेनू प्रदर्शन करने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए शिफ्ट प्लस F10 का उपयोग किया जाता है, ठीक है? यह संयोजन उसी प्रकार का कार्य करता है जैसे राइट राइट क्लिक विकल्प, ठीक? 195 195 कह रहा है कि यदि आप विंडोज़ 98 को विंडोज़ XP से बदल देते हैं, तो आप वास्तव में कर रहे हैं क्या कर रहे हैं दोस्तों? आइए देखते हैं। बी आप अपग्रेड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों? अपग्रेड कर रहे हैं। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अगर इसकी व्याख्या पे नज़र डालें तो यदि विंडोज़ 98 को विंडोज़ XP से बदल दिया जाए तो आप वास्तव में अपग्रेड कर रहे हैं या कर रहे होते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि एक पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम को नए संस्करण में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अपग्रेड कहा जाता है, ठीक है? अपग्रेड में सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम का आंशिक या पूर्ण परिवर्तन किया जाता है। 196 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा विंडोज़ में एक सेटअप प्रकार नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पार्सल, ठीक है? इसकी व्याख्या देखिए आगे। व्याख्या कह रहा है कि विंडोज़ सेटअप वह प्रोग्राम है जो विंडोज़ को इंस्टॉल करता है और मौजूदा मौजूदा इंस्टॉलेशन को क्या करता है? अपग्रेड करता है, ठीक है? अगला पॉइंट कह रहा है कि विंडोज़ में टिपिकल और कस्टम सेटअप प्रकार उपलब्ध होते हैं, ठीक है? पार्शियल कोई सेटअप प्रकार नहीं है या विंडोज़ सिस्टम या विंडोज़ सेटअप की श्रेणी में शामिल नहीं है, ठीक है? इसके आगे चलते हैं। 187 कह रहा है निम्नलिखित में से किस विंडोज़ यूटिलिटी का उपयोग आपके कंप्यूटर सिस्टम पर ड्राइव फ़ोल्डर्स और फ़ाइलों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो आइए देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विंडोज़ एक्सप्लोरर एक्सप्लोरर, ठीक है? इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। इसकी व्याख्या कह रहा है विंडोज़ फाइल एक्सप्लोरर एक फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटी है, ठीक है? इसके आगे इसके आगे क्या दिया है? इसका उपयोग ड्राइव्स, फ़ोल्डर्स और फाइल्स को ब्राउज़र और प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, ठीक है? विंडोज़ में फाइल एक्सप्लोरर पहले विंडोज़ एक्सप्लोरर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? फाइल्स एक्सप्लोरर खोलने का शॉर्टकट विंडोज़ लोगों को क्या करता है? विंडोज़ लोगो प्लस ई, ठीक है? विंडोज़ लोगो ई या की, इसमें की दिया है, इसमें प्लस ई दिया है, ठीक है? आगे आगे चलते हैं। 198 क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस शॉर्टकट का इस्तेमाल सभी टैब छिपाने और डेस्कटॉप पर सीधे जाने के लिए किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विंडोज़ प्लस डी का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। विंडोज़ प्लस डी शॉर्टकट का क्या है? उपयोग है। सभी टैब विंडोज़ छिपाने तथा सीधे डेस्कटॉप पर जाने के लिए किया जाता है। विंडोज़ प्लस के का प्रयोग वायरलेस डिस्प्ले डिवाइस कनेक्शन के लिए भी किया जाता है, ठीक है? आगे आगे क्या दिया है? विंडोज़ प्लस यूपी यानी यूपी एरो विंडोज़ प्लस एरो का उपयोग किसी भी विंडो को मैक्सिमाइज़ करने के लिए किया जाता है। 199 क्वेश्चन पे चलते हैं। 199 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 199 कह रहा है कि निम्नलिखित उपकरण जीयूआई पर आधारित ओएस में सहायता देता है। क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सभी विकल्प हो जाएँगे, ठीक है? इसके आंसर की बात करें, इसका आंसर क्या कह रहा है? इसका आंसर कह रहा है कि जीयूआई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस विंडोज़ आइकन और मेनू का उपयोग करके विभिन्न कमांड को पूरा करता है। आइए देखते हैं, जैसे फाइलों को सिलेक्ट करना और खोलना और डिलीट करना या मूव करना, ठीक है? जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में मुख्य रूप से माउस का प्रयोग नेविगेशन के लिए किया जाता है, ठीक है? कीबोर्ड कीबोर्ड भी शॉर्टकट और एरो कीज़ के माध्यम से
माध्यम से जीयूआई पर कार्य करने में सहायता करता है। टच पैड टच पैड भी माउस की तरह क्या है, जीयूआई के लिए क्या है, इनपुट डिवाइस का काम करता है। आइए देखते हैं आगे। 200 क्वेश्चन इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। किसी भी विंडो को आइकन में किसी विंडो को आइकन में सिंक कर देना क्या कहलाता है? आइए देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विंडो मिनिमाइज़ करना, ठीक है? इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। इसकी व्याख्या कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और एक ग्राफिक यूज़र इंटरफ़ेस ऑपरेटिंग सिस्टम है जो विंडोज़ आइकन और टूल्स का उपयोग करके कार्य सरल बनाता है। जब हम किसी विंडो को आइकन में सिंक करते हैं तो हमें मिनिमाइज़ कहा जाता है, ठीक है? तो इसे मिनिमाइज़ कहा जाता है। विंडो को मिनिमाइज़ करने पर वह टास्क बार टास्क बार पर एक छोटे आइकन के रूप में दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों? तो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। अब ये हम क्लास को रिकॉर्ड कर चुके हैं। ये अभी 2 क्लास और हैं, लगभग 200 क्वेश्चन हो गया। आइए देखते हैं कितने क्वेश्चन? 200 क्वेश्चन हो गए, अभी इसमें 80 क्वेश्चन और हैं। 80 क्वेश्चन हम 40-40 के 2 क्लास ले लेंगे। अभी हम या तो रिकॉर्ड कर लेंगे या हम कल सुबह रिकॉर्ड कर लेंगे। आई थिंक मुझे लगता है कि अभी ही करना पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद मैं इसको करके कल तक मैं पूरा तीनों को वीडियो, जो ये वीडियो और 2 प्लस और वीडियो, तीनों को मैं कल अपलोड कर दूँगा, ठीक है? कल अपलोड करूँगा तो आपको आपका पूरा कंप्यूटर फाइनल हो जाएगा, ठीक है? अब ज़्यादा लोड नहीं है, बस 1 और 2 सब्जेक्ट पॉलिटी और ज्योग्राफी और बचा है। बाकी और जो है उसको भी देखेंगे, पहले इसको जीएस को हम एक तरफ से कंप्लीट करते हैं, ठीक है? जीएस का रोल हर किसी एग्ज़ाम में होता है, चाहे आप टीचर की तैयारी कर लो या वनडे के या अदरवाइज़ पीसीएस का, एमपीपीसीएस, कोई भी आप तैयारी कर रहे हो तो आपका जीएस हर किसी में आता है, ठीक है? तो सर की बुक के जो सर की बुक इन्होंने सर अपनी बुक बनाए हैं, इसमें हर हर चीज़ को इंक्लूड किया गया, टीचर से लेकर के टीचर का तो अब उनका पीवाईक्यू और क्या है यार, एक डीएसएसबी करके है ना दिल्ली वाला, उसका भी सब पीवाईक्यू इसमें, और आगामी जो परीक्षा हुई है उसके भी संभावित क्वेश्चन इसमें दिखाई देंगे आपको। आपको खुद ही देखने के बाद पता चलेगा कि हाँ, ये बुक हमारे लिए कितना हेल्पफुल है। और सर के ऊपर तो पूरी दुनिया का, पूरा भारत और यूपी सब विश्वास करते हैं, अर्थात जिनको पता है सचिन सर के बारे में, वो बहुत ही विश्वासफुल होकर के उनके साथ जुड़े हैं और अच्छे सिलेक्शन भी वहाँ से होते हैं। तो उन्हीं के द्वारा ये प्रोवाइड की गई बुक को मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। मेरा सोच ये है कि हर ये बुक हर किसी भाई के पास, हर किसी बहन के पास पहुँचे, जिसके पास बुक या कोचिंग करने के अफोर्ड के पैसे नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हर ये बुक हर कोई पढ़ के अपने मकसद में कामयाब हो और अपने टीचर के क्या है, पहले पड़ाव को हासिल कर ले। टियर 1 के लिए ये बुक रामबाण की तरह है, और भी जो टियर सेकंड होंगे उसमें भी कहीं न कहीं काम देगा। और अच्छी बात ये है कि मैंने इसमें देखा है कि सॉल्व कराते समय, चाहे वो जीएस का हो, चाहे और किसी का हो, उसमें ये मत मानो कि ये टीचर का है तो केवल टीचर में ही आएगा, नहीं। ये यूपी पीसीएस का आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पीवाईक्यू में जीएस में मिल जाएगा, ठीक है? यूपी पीसीएस हो गया और बिहार पीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, ठीक है? बीपीएससी हो गया, तो बीपीएससी, इसमें भी आपको देखने को मिल जाएँगे। तो ये कभी मान के मत चलिए कि हम जिस पार्टिकुलर की तैयारी कर रहे हैं, तो वो उसी में केवल पूछा जाएगा। ये बिल्कुल सोच गलत है। उसी एक क्वेश्चनवा को भाई साहब घुमा-घुमा के आपको हर जगह पूछ लेगा। बस मेरी यही कोशिश रहती है कि आप लोग की, अगर जीएस कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसको इतना विस्तार से, इतना डीप या इतने अच्छे से पढ़ लो कि वो क्वेश्चन, अगर आप यार जीएस एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, घुमा-फिरा के वही क्वेश्चनवा पूछता है, और उसमें थोड़ा-सा क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है, क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है ना, वो केवल अलग कर देता है, मिला-जुला कर उसकी जो डेप्थ में अगर पढ़ेंगे तो मूल जहर कहानी वही होती है। कहते हैं ना कि मंज़िल एक होते हैं, रास्ते हज़ार होते हैं, तो आंसर एक ही होता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है, ठीक है? तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर से कल मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए।